शुक्राणु पूर्व कोशिका। क्या नाम दिया था इनको इंग्लिश में? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, ठीक है। ये होते कैसे हैं? अगुणित होते हैं, ठीक है। अब आप ऐसा भी कह सकते हो ना कि शुक्राणु पूर्व कोशिका से शुक्राणु का विकास, ठीक है। यही चीज हम आगे देखने वाले, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास शुक्राणु पूर्व कोशिका है अगुणित, इससे आगे चल के क्या बनने वाला है? एक अगुणित शुक्राणु का निर्माण होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है? तो सीधा सीधा शुक्राणु का विकास हो रहा है, ठीक है। या फिर एक और चीज, परिपक्वन हो रहा है। किसका परिपक्वन हो रहा है? शुक्राणु का। किससे हो रहा है? शुक्राणु पूर्व कोशिका से हो रहा है। अब यहां पर केवल बदलाव देखने को मिलते और विशेष कोई चीज नहीं मिलेगा। अब सीधा सीधा हम इसके बाद शुक्राणु की संरचना बनाएंगे और एक एक चीजों को समझ लिया जाएगा वहां पे। कितने लोगों को याद है गोल्जी बॉडी? याद है क्या गोल्जी बॉडी? गोल्जी काय क्या करता है? गोल्जी काय पैकेजिंग करता है। किसकी पैकेजिंग करता है? प्रोटीन का और वसा का या लिपिड का, ठीक है। उसके अलावा भी कोई कार्य करता है क्या? गोल्जी काय का कोई दूसरा कार्य भी है? अच्छा, लाइसोसोम किस किस को याद है? लाइसोसोम याद है, ठीक है। उसको लयन काय भी बोलते हैं हम लोग। इस लाइसोसोम का निर्माण कैसे हुआ था? गोल्जी काय से हुआ था? तो इतने देर से मुंह में दही जमा हुआ था कि गोल्जी काय का दूसरा काम नहीं याद आ रहा था है? तो गोल्जी काय क्या करता है बच्चा कि दो कार्य करता है। सबसे पहला तो क्या कर रहा है? ये पैकेजिंग करने का काम कर रहा है। अब पैकेजिंग के साथ साथ लयन काय का भी निर्माण करता है, ठीक है। अब लयन काय क्या होता है कि थैलीनुमा संरचना होती है, खोखली सी संरचना होती है, जिसमें आगे चल करके पाचनीय रस उसके अंदर भरने लगते हैं। तो जब तक भरे नहीं होते तब तक क्या कहते हैं? उसको प्राथमिक लयन काय कहते हैं। उसके बाद जब रस उसके अंदर भर जाता है तब जाकर उसको क्या कहते हैं? परिपक्व लयन काय, जिसको नाम दिया जाता है क्या? लाइसोसोम। तो याद रखिएगा, लाइसोसोम बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? गोल्जी काय की होती है, ठीक है। अब चले देखते हैं शुक्राणु की क्या स्थिति है। हाँ, कॉपी किताब उलटने लगे। देखिए पिक्चर कैसे बनता ना, इस बात पे भी केयर करा करिए सभी लोग, क्योंकि इन फ्यूचर आपको अगर पिक्चर बनाने के लिए मिले तो परेशानी ना हो।
हो गया। चलिए अब देखिए आगे क्या क्या चीजें हैं। ये है एक परिपक्व शुक्राणु। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इस अगुणित कोशिका से। अगुणित कोशिका का नाम क्या था? शुक्राणु पूर्व कोशिका। अब क्या क्या हुआ है? तो केवल और केवल यहां पर क्या हुआ है? बदलाव हुआ है। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है कि शुक्राणु पूर्व कोशिका से शुक्राणु का विकास, या तो सीधा सीधा कहते हैं इसको परिवर्धन। अब देखो इस शुक्राणु में इसके मुख्यतः कुछ भाग है। सबसे पहला ये वाला भाग, इसको कहा जाता है सिर। ठीक है, हेड। ये वाला हिस्सा यहां से लेके यहां तक, इसको कहा जाता है ग्रीवा, नेक। इस हिस्से को कहा जाता है मध्य भाग। मिडिल पीस। और बाकी ये क्या है? इसका पूंछ। बातें समझ में आई? क्या क्या कौन कौन से भाग हैं? सिर, ग्रीवा, उसके बाद मध्य भाग या मिडिल पीस, उसके बाद इसका पुच्छ। अब एक एक करके चीजें ध्यान दीजिएगा। इसके सिर में मिल रही है दो संरचना। सबसे पहला ये ऊपर वाला, इसको नाम दिया जाता है बच्चा एक्रोसोम। और एक्रोसोम एक प्रकार का होता है लाइसोसोम। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि एक्रोसोम जो है ना, वो किसके जैसा कार्य करेगा? लाइसोसोम के जैसा कार्य करेगा। अब लाइसोसोम में हमें पता है ना कि लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? पाचनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं। उसी प्रकार से इस एक्रोसोम में भी क्या मिलेगा? पाचनीय एंजाइम मिलेगा। उसके बाद ये कौन है? तो ये है कौन? आपका युग्मक, या फिर अगुणित केंद्रक कह लो। सीधा सीधा युग्मक का पूरा हो गया। इसको क्या कह देंगे हम लोग? अगुणित केंद्रक। यही वो अगुणित केंद्रक है जो आगे जाकर के क्या कराएगा? निषेचन कराएगा। क्योंकि निषेचन में हमें पता होता है ना कि दो कोशिका है, एक कोशिका ये भी अगुणित है, एक और कोशिका है ये अगुणित हो गई। ठीक है, अब जब ये दोनों कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली आपस में जब जुड़ेगी ना ऐसे, तो जुड़ने के पश्चात क्या होगी? ये दोनों के दोनों केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे। क्या बना देंगे? 2n बना देंगे और एक बड़ी सी कोशिका बन जाएगी। ठीक है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। आएगा ये चीज अभी थोड़ी देर बाद। तो क्या हुआ कि एक अगुणित केंद्रक मिल रहा है। उसके बाद इसके सिर का काम खत्म हो गया। क्या इसके सिर में क्या मिल रही थी? दो चीजें। सबसे पहला एक्रोसोम, दूसरे क्या मिले थे? अगुणित केंद्रक। एक्रोसोम क्या है? एक प्रकार के लाइसोसोम के जैसा है, और इसके अंदर क्या मिलेंगे? पाचनीय एंजाइम मिलेंगे। अब आते हैं इसके ग्रीवा में। इसके ग्रीवा में क्या दिखाई दे रहा है? दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं क्या? ठीक है, ये दोनों के दोनों बिंदु पता है कौन है? ये है तारक केंद्र। तारक केंद्र। अब इसमें कितने हैं? तारक केंद्र दो है। ठीक है, एक जो है वो इस अगुणित केंद्रक के नजदीक है, दूसरा इस अगुणित केंद्रक से दूर है। ठीक है, तो जो अगुणित केंद्रक के नजदीक है उसको कहते हैं समीपस्थ तारक केंद्र। दूसरा जो इस अगुणित केंद्रक से क्या है? दूर है, इसको नाम दिया जाता है दूरस्थ तारक केंद्र। ठीक है, तो दो तारक केंद्र हमारे पास मिल रहे हैं उस ग्रीवा में। एक जो नजदीक है तो क्या बोला? समीपस्थ तारक केंद्र। दूसरा जो दूर है उसको क्या कहेंगे? दूरस्थ तारक केंद्र। चलो, इसके ग्रीवा की भी काम खत्म हो गई क्या? ठीक है, लेकिन एक चीज और है
इसका जो दूरस्थ तारक केंद्र है, इससे एक धागा निकला हुआ है, ठीक है। अब जो धागा निकल रहा है ना, इसका नाम है क्या? अक्षीय तंतु। अक्षीय तंतु, ठीक है। तो यहां से एक सवाल बनेगा कि एक शुक्राणु में अक्षीय तंतु के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो कौन है बच्चा? दूरस्थ तारक केंद्र। अब इसको कह दिया हमने अक्षीय तंतु। अक्षीय तंतु के भी कुछ भाग होते हैं, जैसे ये वाला भाग जो पूंछ में पाया जा रहा है, कुछ ये भाग जो कहां मिल रहा है? इसके मिडिल पीस में मिल रहा है, और कुछ ये भाग जो कहीं ना कहीं इससे बाहर निकला हुआ है। नेमिंग है क्या बुक में? देखो तो है, नहीं है ना? छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़िए। अब क्या दिख रहा है इसके अंदर? इधर इधर इसके मध्य भाग में ये जो गोले गोले से हमने बना रखे हैं, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का भंडार होता है इसमें, क्योंकि यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी? इसको ऊर्जा बना करके देगी, और जब ऊर्जा बना करके मिलेगा तब उसी ऊर्जा को प्राप्त करके ये क्या करता है? गति करता है वीर्य के अंदर। ये कुल मिला जुला कर था बच्चा आपका एक परिपक्व शुक्राणु, ठीक है। अब जब ये निषेचन करेंगे तब उस समय देखेंगे कि इसका कौन कौन सा भाग इस्तेमाल में आ रहा है और कौन कौन सा भाग इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए, जहां समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। कुछ खास नहीं है इसमें, बस केवल आपको एक शुक्राणु का चित्र दिमाग में होना चाहिए। तो उसमें 3 भाग होते हैं, उसके 4 भाग होते हैं। सिर है, ग्रीवा है, मध्य भाग है और पूंछ है, ठीक है। अब सिर में 2 संरचना मिल रही है, एक्रोसोम और अगुणित केंद्रक। ग्रीवा में 2 संरचना मिल रही है, क्या है? 2 तारक केंद्र, एक है समीपस्थ, दूसरा है दूरस्थ। अब समीपस्थ का कार्य अलग होगा, दूरस्थ का कार्य अलग है। दूरस्थ ने क्या करा है? एक अक्षीय तंतु का निर्माण किया है, ठीक है। अब समीपस्थ वाले का भी कोई आपको कार्य नहीं बताया, आएगा जब ये कार्य, जब इसका निषेचन कराएंगे ना, तब उस समय करेंगे इसका कार्य क्या होता है। तो उसी समय हम लोग एक्रोसोम का कार्य भी देखेंगे, और उसी समय किसका कार्य देखेंगे? समीपस्थ तारक केंद्र का भी कार्य देखेंगे। क्योंकि एक्रोसोम में केवल इतना ही बता के छोड़ा ना, क्या है ये? लाइसोसोम के जैसा इसके अंदर क्या होंगे? पाचनीय एंजाइम होंगे। उसके बाद हमारे पास मिल गए तारक केंद्र, समीपस्थ। उसके बाद उसको छोड़ दिया हमने, कौन मिला आगे? दूरस्थ। इसने अक्षीय तंतु का निर्माण कर दिया। मध्य भाग में क्या मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा जाल मिल रहा है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जब ये वीर्य के अंदर उपस्थित होगा शुक्राणु, उसमें क्या मिलेगा? भोजन के रूप में फ्रक्टोज, याद है? उसी फ्रक्टोज को भोजन के रूप में लेगा और इस माइटोकॉन्ड्रिया में बनाएगा ऊर्जा। उस ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा ये गति करने में। तो होता क्या है? गति कैसे करता है ये? तो इसकी पूंछ घूमती है, ठीक है। ये शुक्राणु एक जगह पे रहता है, लेकिन इसकी पूंछ घूमती है। तो पूंछ घूमेगी तो क्या करेगा? ये गति करेगा, ठीक है। बस अण्डाणु जनन शुरू कर ले, समय है अभी, शुरू करते हैं। अंडाणु जनन, इसको बोला जाता है oogenesis। कहानी याद है कैसे कैसे हुआ था अंडाशय में? अंडाशय में क्या मिल रही थी? जनन उपकला। उस जनन उपकला की कोशिका को क्या बोला था? मादा जर्म कोशिका। वो मादा जर्म कोशिका उस वलकुट में प्रवेश की थी, यानी कि उस अंडाशय के अंदर स्ट्रोमा था, उस स्ट्रोमा के वलकुट भाग में प्रवेश की थी। वहां पर आने के बाद अपनी संख्या बढ़ाई थी क्या, ठीक है, तो क्या कहेंगे? गुणन अवस्था। फिर उसमें से एक कोशिका बड़ी हुई थी क्या, उसको क्या कहेंगे? वृद्धि अवस्था, ठीक है। और उसके बाद वो कोशिका क्या स्टार्ट करेगी? फिर विभाजन स्टार्ट करेगी, ठीक है। विभाजन करेगी, अर्धसूत्री प्रथम करेगी, अर्धसूत्री द्वितीय करेगी, तब जाकर के फाइनली कहीं बनेगी क्या? अंडाणु, ठीक है। तो सीधा सीधा हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो थी क्या थी? एक स्तर जिसका नाम था जनन उपकला। इस जनन उपकला की जो कोशिका थी, इस कोशिका को नाम दिया था क्या हमने? PGC, प्राथमिक जर्म कोशिका या प्राइमरी जर्म सेल है। प्राइमरी जर्म कोशिका ये कहां का लैंग्वेज है? एक बार हमने बोल का दिया, बस पैसे ही लगे हुए हो। प्राथमिक जर्म कोशिका या तो प्राइमरी जर्म सेल। ऐसी को एक और नाम देते हैं आदि जनन कोशिका।
याद आया क्या कि लास्ट टाइम पे हमने क्या देखा था? आदि जनन कोशिका। आगे इधर ध्यान रखिए, क्या हुआ कि जनन उपकला थी, जनन उपकला की क्या मिल रही है? कोशिका, जिसको नाम दिया क्या? प्राइमरी जर्म सेल। अब यहां पे क्या होना चाहिए? इसका गुणन होना है ना, गुणन कराना है, मल्टीप्लीकेशन कराना है, और गुणन के दौरान क्या होगी? इसकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है भाई, इसकी संख्या बढ़। अच्छा एक बात और, सॉरी, तो मेन चीज तो मिस्टेक में ले दिया हमने। ये सब कुछ कहानी पता है कब है? जन्म से पहले। ये जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं ये अभी बच्ची का जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, नर में कब देखा था? यौना आरंभ के बाद देखा था, यानी कि 12 से 14 के बाद की स्थिति हमने देखी थी नर में। ठीक है, लेकिन मादा में क्या होता है कि जब एक लड़की अपने मां के गर्भ में है, ठीक है, एक लड़की है और अपने मां के गर्भ में है और मात्र चौथे से 5वें महीना के दौरान है। सुनना, फोकस करो। क्या हो गया जी? मुझे क्या तबीयत खराब है क्या? पानी है तो बच्चा पानी दे दीजिए। किसी के पास पानी ना है? बॉटल होगा अंदर जाके, चलो। चलिए यहाँ ध्यान रखिए, इधर ध्यान रखिए। ठीक है, क्या बोला बात समझिएगा, ना तो पूरा बाउंस कर जाएगा। ठीक है, कि जब एक लड़की अपने मां के गर्भ में है, कौन से अवस्था में है? 4 से 5 महीने के गर्भकाल में, उसी समय उसका अंडाशय विकसित हो जाता है। ठीक है, और अंडाशय के अंदर अंडाणु जनन का काम शुरू हो जाता है। अब दिमाग में ये अगर आ रहा है ना कि सर ये काम तो होना चाहिए था कब? 10 से 12 के बाद होना चाहिए था। ठहरे रखिए, ये काम रुक जाएगा, बचिया का जन्म हो जाएगा उसी बीच में, समझे? तो कुछ हद तक कहानी आगे बढ़ेगी और उसी समय क्या हो जाएगा? उस बच्ची का जन्म हो जाएगा, और जन्म हो जाएगा तो काम रुक जाएगा, और रुका हुआ काम दोबारा स्टार्ट होगा कब? 10 से 12 की अवस्था में। जो काम रुक गया होगा अब उसको प्रेरित करके शुरू कराना होगा। तो प्रेरित करके शुरू कराने के लिए फिर कुछ हार्मोन्स आएंगे। वो कौन से हार्मोन आएंगे वो देखेंगे बाद में। अरे जाओ ना भाई, देखो इधर। अब आगे कि जनन उपकला है, क्या पढ़ने का मूड नहीं है आज किसी का? फिर देखो इधर, जनन उपकला की कोशिका मिल गई हमको पीजीसी। अब इस पीजीसी में क्या हो रहा है? गुणन, इसकी संख्या बढ़ रही है। सीधा सीधा हम इसकी संख्या बढ़ाते हैं। इसको नाम दिया जाएगा, संख्या बढ़ गई क्या? ठीक है, गुणन अवस्था हो गया, इसको नाम दिया जाएगा अंड जनक कोशिका। ठीक है, यही चीज हुआ था वहां पे। कहां गया? इधर अंडाशय बनाते हैं, इधर इधर। इस अंडाशय के अंदर क्या मिल रहा था? जनन उपकला। इस जनन उपकला में क्या था? वलकुट का भाग था, उसके बाद मध्यांश था। तो इस जनन उपकला की जो कोशिकाएं थी, मादा जर्म कोशिका, वो प्रवेश कर गई थी। कहां पे? वलकुट में प्रवेश की थी, और प्रवेश करने के बाद ये अपनी क्या कर रही थी? संख्या बढ़ा रही थी। ठीक है, तो वही चीज हुआ है। तो इनको हमने नाम दिया है कि अंडजनक कोशिका। कंफ्यूज मत होना कि हमने उस समय फूटक कोशिका क्यों कहा था। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो एक साथ मिला करके चलेंगे। संख्या बढ़ाया पीजीसी ने तो क्या कह दिया हमने? अंडजनक कोशिका। अब अगली अवस्था क्या होनी चाहिए इसकी? वृद्धि अवस्था होनी चाहिए। ये आकार में बड़ी होगी, ये थी इसकी गुणन अवस्था। और जब वृद्धि अवस्था आएगी ना तो इनमें से एक कोशिका क्या हो जाएगी? आकार में बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब जब एक कोशिका आकार में बड़ी होगी ना तो इसको कहते हैं प्राथमिक अंडक। ठीक है, प्राथमिक अंडक बन गया। अभी देखो कैसे है? द्विगुणित है। ये भी कैसे है? द्विगुणित। ये भी कैसा? द्विगुणित। ठीक है, तो प्राथमिक अंडक तक की कहानी कैसी है? द्विगुणित है। गुणन हो गया, वृद्धि हो गया। अब उसके बाद क्या होना चाहिए? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो अब इसके अंदर बीच में क्या हो गया होगा? एक कोशिका इसकी बड़ी हो गई होगी। जैसे ही वृद्धि हो जाएगा, एक कोशिका बड़ी हो जाएगी, तो इसके आसपास की सभी कोशिका का नाम क्या हो जाता है? पुटक कोशिका।
ठीक है। अब पुटक कोशिका इसके आसपास मिल रही है, एक होगी तो प्राथमिक पुट्टिका, दो होगी तो द्वितीयक पुट्टिका, तीन तो तृतीयक, उससे ज्यादा होगी तो ग्राफियन पुट्टिका। अभी फिलहाल ये पुटक कोशिका के रूप में इसके बीच में क्या मिल रहा है, एक बड़ी सी कोशिका जिसने वृद्धि की है, जिसका नाम है क्या, प्राथमिक अंडक। अब शुरू करते हैं इसमें क्या, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, अर्धसूत्री प्रथम होगा पहले, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है कौन सा, प्रथम। अब प्रथम आपको याद है क्या, अर्धसूत्री प्रथम में क्या होता है, एक एक स्टेप याद है? अर्धसूत्री प्रथम में क्या आता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। फिर आएगा क्या, अर्धसूत्री द्वितीय, वहां पर क्या आएगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। अब प्रोफेज फर्स्ट के अंदर कितनी अवस्था है, 5 अवस्था है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाया काइनेसिस, ये 5 अवस्था है। किसके लिए है ये, अर्धसूत्री प्रथम का प्रोफेज फर्स्ट है। समझ में आ रहा है यहां तक? पहले ही कहा था कि जाके अर्धसूत्री विभाजन पढ़िएगा। अब शुरू हो रहा है इस प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में क्या शुरू होगा, प्रोफेज फर्स्ट। लिप्टोटिन हो गया, किसके साथ हो रहा है, इस प्राथमिक अंडक के साथ हो रहा है, और इसके आसपास अभी कौन मिल रही हैं, पुटक कोशिकाएं मिल रही हैं। ठीक है, लिप्टोटिन हो गया, जाइगोटिन भी हो गया, पैकाइटिन भी हो गया। अच्छा एक बात ये बताओ कि जब मैं बात करूंगा अर्धसूत्री प्रथम का, कि देखो यहां पर मैं एक कोशिका है इसमें करा रहा हूं अर्धसूत्री प्रथम, ये कोशिका कैसी होनी चाहिए, द्विगुणित। सबसे पहले क्या होगा इसमें, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में आती है 5 अवस्था, कौन कौन सा, लिप्टोटिन, ठीक है, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस। ठीक है, हमने कहा कि लिप्टोटिन हुआ, जाइगोटिन हुआ, पैकाइटिन हुआ, डिप्लोटिन हुआ, डायाकाइनेसिस हुआ, ये 5 हो गया, मतलब कि प्रोफेज फर्स्ट हो गया। फिर क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट, यानी कि अर्धसूत्री प्रथम कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएगी, 2। दोनों कैसी बनेगी, अगुणित। तो ये तो तब होगा कि जब इस प्रोफेज का 5 अवस्था क्लियर हो जाए, उसके बाद मेटाफेज क्लियर हो जाए, फिर एनाफेज क्लियर हो जाए, और फिर टीलोफेज क्लियर हो जाए, तब जाकर के हम कहेंगे कि अर्धसूत्री हमारा प्रथम क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। और जब अर्धसूत्री प्रथम कंप्लीट हो जाएगा तो एक द्विगुणित कोशिका से कितनी कोशिका बनती है, 2 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। देखो कहानी थोड़ा सा बदल रहा है, क्या हो रहा है सुनिएगा। इस प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री प्रथम के दौरान प्रोफेज फर्स्ट आया, इस प्रोफेज फर्स्ट में आया लिप्टोटिन हो गया, जाइगोटिन हो गया, पैकाइटिन हो गया, डिप्लोटिन हो गया, डायाकाइनेसिस करने से पहले क्या हो गया, जन्म हो गया उस बच्ची का। ठीक है, तो डायाकाइनेसिस पे काम रुक गया है, हम ऐसा कह सकते हैं क्या, इसमें काम रुक गया, इस बच्ची के अंदर काम रुक गया है। काहे रुका है, क्योंकि इस बच्ची का क्या हो गया, जन्म हो गया। और कौन सी अवस्था में रुका है, डायाकाइनेसिस की अवस्था में रुका है। डायाकाइनेसिस किसमें हो रहा था, प्राथमिक अंडक में हो रहा था। डायाकाइनेसिस यदि हो जाएगा ना तो एक से कितनी कोशिका बन जाएगी, 2। इसका नाम हमने क्या रखा है, प्राथमिक, उसका नाम क्या रखेंगे, द्वितीयक। कहानी आसान है, बशर्ते स्टेप को खाली याद में रखना है। लेकिन उसी समय हो गया बच्ची का जन्म हो गया। अब जन्म हो गया तो कहानी रुक गई है। मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि उसके अंदर क्या भरे पड़े होंगे, अंडजनक कोशिका भरे पड़े होंगे, उस बच्ची के अंदर अंडजनक कोशिका होंगे। और लगभग याद रखिएगा कि 70 लाख अंडजनक कोशिका के साथ एक महिला या एक लड़की का जन्म होता है। यानी कि एक बच्ची का जिस दिन जन्म हुआ, उस बच्ची के अंडाशय में लगभग 70 लाख क्या मिल रहे थे, अंडजनक कोशिका मिल रहे थे। बात समझ में आई? यहीं पर कहानी नहीं रोके, आगे बढ़ा देगा, कोई बात नहीं है। यहां तक की कहानी जरा एक बार देख लो, समझो, अगर दिक्कत आए तो पूछो। हाँ, दोनों में मिला करके 70 लाख, एक में थोड़ी।
दोनों अंडाशय में उसका काम चल रहा था, दोनों अंडाशय की जनन उपकला की जो पीजीसी कोशिका मिल रही थी वो स्ट्रोमा में प्रवेश की, वल्कुट में प्रवेश की। प्रवेश करने के बाद वो क्या करेगी, अपनी संख्या बढ़ाएगी। देखो इंग्लिश नेमिंग है कुछ, इसका लिख देते हैं। इस अंडजनक कोशिका को कहा जाता है ऊगोनिया, ऊगोनिया, ठीक है। और इस प्राथमिक अंडक को कहा जाता है प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। ध्यान में रखिएगा, ऊगोनिया कहते हैं अंडजनक कोशिका को, और अंडक कोशिका को क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। प्राथमिक है तो प्राइमरी oocyte बोलिए।